हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। और ये रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। और बोर्ड एग्जाम 2022 को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। 1 शॉट रिवीजन चलेगा, यानी कि 10 से 12 दिन में पूरे चैप्टर मतलब पूरे साइंस बुक को रिवाइज कर लिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पहले रासायनिक अभिक्रिया से बात कर लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है। ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है। तो जब मान लीजिए मैं इसकी परिभाषा की बात कर रहा हूँ, तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से एक या एक से अधिक है। यहाँ पे दो या दो से अधिक क्यों नहीं कहेंगे, अभी ये बताते हैं। ठीक है। एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलके और दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होता है। और जो दूसरा मतलब बना पदार्थ उसका इसके मतलब पहले वाले पदार्थ से उसके केमिकल और फिजिकल यानी रासायनिक और भौतिक गुण अलग होते हैं। ठीक है। अभी कुछ नहीं समझ में आया, रुकिए इसके अंदर बता रहा हूँ। पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले अभिकारक और उत्पाद में के बारे में समझ लीजिए। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो पदार्थ पहले भाग लेते हैं, मतलब जो पहले पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद जो पदार्थ बनता है, प्रोडक्ट जो उत्पाद बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। मतलब जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है। तो अब रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब एक या एक से अधिक कहेंगे। क्यों दो या दो से नहीं कहेंगे, क्योंकि एक अभिकारक भी मिलके मतलब निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। तो जब एक या एक से अधिक अभिकारक मिलके उत्पाद का निर्माण करते हैं और जो उत्पाद बनता है उसके भौतिक और रासायनिक गुण अभिकारकों से अलग होते हैं, तो वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यहाँ पे सोडियम है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, यहाँ पे ऐसे एरो लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा। Na2 ठीक है। यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, O यहाँ पे रहेगा। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सोडियम क्या है, सोडियम जो है मतलब इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका परमाणु भार 22 होता है। याद रखते चलिए, क्योंकि मतलब अभी आपको कुछ पता नहीं होगा तो ये याद रखिए। ठीक है। अगर याद है तो कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, इसके बाह्यतम कोश में इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। इसकी वैलेंसी यहाँ पे आ जाती है, इसकी वैलेंसी यहाँ पे चली जाती है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है। उसके लिए आप समझे होंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए Na, यहाँ पे इसके लिए 1 हो जाएगा और यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, O के लिए 2। तो ये मतलब ऐसे क्रॉस होता है, यानी कि 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा, इसीलिए Na2O बन जाता है। ठीक है। तो ये बात आप जानते होंगे। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे फिर। ये मतलब ये तो बन गया, यानी कि ये एक उदाहरण हो गया। देखिए ये अभिकारक हो गए। ठीक है। अभिकारक, ये अभिकारक हो गए और ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है। अभिकारक और उत्पाद, देखिए यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी इससे अलग होंगी, लेकिन अभी आपको मैं कह दे रहा हूँ, मतलब मान के चलिए, क्योंकि अभी आपको कुछ पता नहीं होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसे अलग होगी। देखिए ये सोडियम जो है ठोस है, सॉलिड है। ये ऑक्सीजन जो है ये गैस है। और ये जो Na2O है ये भी सॉलिड ही होता है, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है। तो ये मतलब बन गया अपना एक उदाहरण हो गया। ठीक है। लेकिन अब ये है क्या, मतलब ये जो मैंने लिख दिया तो ये क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया तो मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया ही है, लेकिन जैसे इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे होता है सोडियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है।
सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर सोडियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, ये तो रासायनिक अभिक्रिया को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये शब्द समीकरण है, यानी कि जब अभिकारकों एवं उत्पादों को शब्दों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसे शब्द समीकरण कहते हैं। और जब अभिकारक एवं उत्पादों को सूत्रों के द्वारा मतलब प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण ये हो गया कि मतलब जब रासायनिक यानी कि अभिकारकों एवं उत्पादों को उसके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण कहते हैं तो ठीक हो गया, लेकिन अब रासायनिक समीकरण होता क्या है, मतलब रासायनिक समीकरण को लिखते क्या है कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को लिखते समय इसे LHS माना जाता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और इसे क्या मानते हैं, RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। LHS और RHS, ठीक है। देखिए जब एक अभिकारक हो तो मतलब वैसे तीर अभिकारक लिख के तीर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक से अधिक अभिकारक हो तो अभिकारकों के बीच में प्लस यानी कि ये वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि योग किया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है अभिकारकों के बीच में, ठीक है। और फिर उसके बाद एरो जो लगाते हैं, अब ये सिर है इसका और ये पूंछ है, यानी कि ये सिर जो है, सिर जो होता है अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक ही वाला है, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं पे ये वाला चिन्ह भी लगा रहता है, ये रिवर्सिबल अभिक्रिया को दिखाता है, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया रिवर्स मतलब रिवर्स डायरेक्शन भी संपन्न हो सकती है, ठीक है। देखिए अधिकतर अभिक्रियाएं रिवर्सिबल हो सकती हैं, उसमें वो क्या कहते हैं, उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। अब पता नहीं होगा उत्प्रेरक क्या है, ठीक है। तो उत्प्रेरक वे होते हैं मतलब जो अभिक्रिया की दिशा को बदल देते हैं या अभिक्रिया को तीव्र या धीमा कर देते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उत्पाद में अभिकर्मक रेजेंट शायद कहते हैं, कुछ भी होगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं उत्प्रेरक उसे कहते हैं, ठीक है, जो मतलब अभिक्रिया की दिशा को तेज कर देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद हो गया, ठीक है। इसे शब्द समीकरण कहते हैं और इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण हो गया। अब ये जो होता है तीर, इसे अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है, यानी कि ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। और ये तीर जो है, तीर का पूंछ जिधर रहता है वो अभिकारक होते हैं और तीर का सिर जिधर होता है उसे उत्पाद कहते हैं, बस। अब रासायनिक समीकरण को थोड़ा और ज्ञानवर्धक कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को कुछ अलग ज्ञानवर्धक बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम को यस लिख देंगे, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यस सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैस में है तो इसके लिए G लिख देंगे, ठीक है। और सोडियम ऑक्साइड जो है एक्वस है तो AQ लिख देंगे, ठीक है। AQ एक्वस होता है, ठीक है। अगर कहीं पे सॉलिड लिखना होगा तो यस लिख देंगे या फिर PPT लिखेंगे, PPT प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप, छोटा सा मतलब छोटे छोटे कण बैठ जाते हैं नीचे तो उसी को प्रेसिपिटेट यानी ठोस कहते हैं। या फिर ठोस के लिए ऐसे मतलब ये वाला चिन्ह भी लगा सकते हैं नीचे रिवर्स डायरेक्शन में, कि मतलब नीचे बैठ गया है, ठीक है। और फिर बात कर लेते हैं कि अब ये तो मतलब ज्ञानवर्धक बताना हो गया। अब पता कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पता करने के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके लिए मतलब 2-3 स्टेप होते हैं। जैसे गैस का निकलना, मतलब गैस कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहां पे गैस का निकलेगा, ठीक है। तो रासायनिक पता कैसे चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें गैस का निष्कासन होगा, ठीक है। फिर रंग में परिवर्तन होगा, यानी कि जैसे क्या होता है, आप देखे होंगे कि जो आपके मतलब घर में बीम लगता है, सरिया जो होता है, वो जब मतलब नमी उमी पाता है और वायु के संपर्क में रहता है तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो किस कलर का हो जाता है, भूरा भूरा कलर का हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे रंग में परिवर्तन हुआ तो इसीलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नीला सोथा, आप जानते होंगे कापर को जब मतलब नमी उमी पाता है तो वो नीला कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो अब मतलब ये तो पता चल गया। फिर अवस्था में परिवर्तन होगा, जैसे यहाँ पे देखिए सॉलिड है, यहाँ पे देखिए एक्वस हो गया, ठीक है। या फिर यहाँ पे गैस होगा, सॉलिड हो जाएगा, एक्वस होगा, मतलब कुछ भी ऐसे अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये सब मतलब प्रॉपर्टीज हैं कि मतलब कोई क्रिया हो रही है तो ये सारे गुण वहां पे होते हैं, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं कि ये रासायनिक क्रिया भी हो गया, रासायनिक समीकरण भी हो गया। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मतलब केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है क्या कितने प्रकार की, देखिए एक सेकंड रुक जाइए भी। देखिए यहाँ पे देखिए क्या, देखिए
आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे यानी ए एक है, यहाँ पे यानी ए दो है, यानी सोडियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे सोडियम दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। यानी कि ये अनबैलेंस्ड समीकरण है। यानी कि अनबैलेंस्ड समीकरण किसे कहेंगे कि जिस मतलब एक ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद मतलब सम के अणु बराबर ना हो, यानी कि अभिकारक के अणु और उत्पाद के अणु समान ना हो, मतलब बराबर ना हो, तो उसे अनबैलेंस्ड असंतुलित समीकरण कहेंगे। या फिर एक और नाम है, अरे वो तो अनबैलेंस्ड है ही, अनबैलेंस्ड उसका अंग्रेजी में कहते हैं। एक और नाम है कंकाली समीकरण कहते हैं, ठीक है, इसे अनबैलेंस्ड को, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस क्यों करना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक क्रिया को बैलेंस क्यों किया जाता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, तो देखिए एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था, एंटोनी वान लेवोसियर ऐसे शायद थे कोई, तो उन्होंने एक नियम बताया था कि क्लास 11 में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात मतलब अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारकों के अणु और अभिक्रिया के बाद यानी उत्पादों के अणु, अभिक्रिया के पहले अभिकारक के अणु और अभिक्रिया के बाद उत्पाद के अणु समान होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए मतलब बुक में एनसीईआरटी में 4-5 स्टेप दिया है कि मतलब पहले इसे देखिए कि बैलेंस नहीं है, फिर जिसमें ज्यादा अणु हो उसको मतलब बैलेंस कीजिए पहले, फिर दूसरे को बैलेंस कीजिए और पहले को देखिए कि वह अनबैलेंस तो नहीं हो गया है। तो मतलब बहुत सारे मेथड हैं, मतलब घुमा फिरा के बताया है। लेकिन क्लास 10th के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग कीजिए कि मतलब वैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कीजिए, और फिर उसके बाद क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा जैसे आयनिक क्या कहते हैं इसे, आयनिक मतलब आयनों द्वारा मतलब उसे बैलेंस किया जाता है, और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन संख्या द्वारा बैलेंस किया जाता है, ठीक है। कहेंगे तो भी आप बस को बता देंगे, ठीक है, जब टेस्ट लेंगे। हाँ एक बात इम्पोर्टेंट है कि मतलब इसे को पढ़ने के बाद आपसे आपका एक लाइव टेस्ट होगा, और अभी एक शाम को ही हो सकता हो, तो लाइव टेस्ट होगा, वहां पे आप लोग जुड़िएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, पूरे का लाइव टेस्ट चलेगा शुरू से अंत तक, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बैलेंस और अनबैलेंस समीकरण समझ में आ गया, ठीक है, और क्यों बैलेंस करते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं रासायनिक क्रिया के प्रकार, ठीक है। रासायनिक क्रिया को आप समझ गए, रासायनिक क्रिया के प्रकार, ठीक है। प्रकार में देखिए 4-5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जनरली 4-5 प्रकार के होते हैं, तो हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला अपना क्या है, पहला रासायनिक क्रिया के प्रकार में है, पहले संयोजन क्रिया पढ़ लीजिए, ठीक है। संयोजन, संयोजन क्रिया यानी क्या कहते हैं, मतलब संयोजन क्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कंबाइन करता है, ठीक है। अंग्रेजी में भी जाने रहिएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि आपको नाम से पता चला होगा कि कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन कर रहा है, ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलके एकल उत्पाद बनाता है, तो वहां पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा भी लिख देते हैं, ठीक है, चलिए। जब दो या दो से एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, 60 में लिख दे रहे हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। कैसे, वही पहले वाला ले लीजिए, इसे देखिए Na+, यहाँ पे सॉलिड लिखते चलिए, ठीक है, NaS सॉलिड हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, O2 ऑक्सीजन गैस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एरो लगाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, Na2O, इसको पहले बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो बैलेंस करने के लिए गलत हो जाएगा, आपके एग्जाम में देता भी है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टू टू लगाएंगे, Na2 है तो यहाँ पे 2 कर दिए, सोडियम बैलेंस हो गया।
अब ऑक्सीजन को देखेंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, यानी कि इधर 4 कर देंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि मतलब बैलेंस करने के लिए इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसके यहाँ पे आगे गुणांक में, कोफिशिएंट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके पहले यहाँ पे नीचे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन वाला, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन एक होता है फिर प्लस, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे भी जलाएंगे तो क्या बनेगा, एनजीओ, एनजीओ, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिए। फिर देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम तो 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा दिए, ठीक है। तो ये हो गया। ये मैग्नीशियम रिबन एक होता है कि यहाँ पे मतलब जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, थोड़ा ताप देते हैं, मतलब जलाते हैं माचिस से, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो बस अब ये हो गया आपको मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वियोजन अभिक्रिया की, ठीक है। संयोजन के बाद ये वियोजन होता है। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन से मतलब ऐसे पता चल रहा है कि टूट के अलग होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब एक या एक से अधिक पदार्थ है, यानी कि एक या एक से अधिक अभिकारक है मिलके, एक या एक से अधिक नहीं, जब एक एकल अभिकारक, ठीक है, जब एक अभिकारक टूट कर यानी कि वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो जब एक या एक से अधिक अभिकारक, जब एक एकल अभिकारक, ठीक है, जब एकल अभिकारक वियोजित होकर कहीं या टूट कर कहीं, ठीक है। वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक, अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक वियोजित होकर मतलब जब एक एकल अभिकारक, सॉरी, जब एकल अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया कैसे होगा, मतलब अपने मन से तो कोई वियोजित होगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये इसको वियोजित करने के लिए अलग से हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा कार्य करना पड़ेगा, तो इसको वियोजित करने के लिए हमें उष्मा देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर विद्युत धारा देना, यानी कि विद्युत देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, तब भी ये क्रिया कोई क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला वियोजन अभिक्रिया क्या है, उष्मीय वियोजन, ठीक है, या तापीय वियोजन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। उष्मीय वियोजन, ठीक है। उष्मीय वियोजन क्या है, तो जब उष्मा के मतलब जब उष्मा पाकर मतलब उष्मा की उपस्थिति में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं, तो उष्मा के द्वारा, यहाँ पे देखिए उष्मा के द्वारा वियोजन होता है, यही लिख देते हैं, ठीक है, उष्मा के द्वारा वियोजन, उष्मा के द्वारा वियोजन, द्वारा वियोजन। जब उष्मा के द्वारा वियोजन होता है तो वहां पे उष्मीय वियोजन होता है, ठीक है। तो उष्मीय वियोजन के लिए क्या मतलब कोई एग्जाम्पल है, तो उष्मीय वियोजन के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए एक CaCO3 होता है, ठीक है, CaCO3 को जब उष्मा देते हैं थोड़ा सा, तो ये बदल जाता है CaO प्लस ऑक्सीजन में बदल जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा हमारी, ठीक है। तो ये एक मतलब उष्मीय वियोजन क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम जो होता है ये इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है और एक परमाणु भार 40 होता है, ठीक है। कार्बन का जानते होंगे 6 होता है परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। ये इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कैल्शियम कार्बोनेट है।
कैल्शियम कार्बोनेट आपको पढ़े होंगे कि मतलब जो चाक होता है इसे भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और या फिर संगमरमर का नाम सुनेंगे उसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अंडे के छिलके जो होते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। यहाँ पे आपसे एक मतलब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि कैल्शियम कार्ब मतलब जब आप मतलब देखे होंगे कि एक मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब जब दीवार पे पोताई होती है तो वहां पे मतलब सफेद रंग का परत क्यों जम जाता है, ठीक है। तो बात ये होती है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो चूना लगाते हैं बुझा हुआ चूना, यानी कि मतलब पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लेकिन वो जब लगा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जब बचता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं, और जब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट को तो आप जानते होंगे सफेद होता हुआ अंडे के छिलके की तरह से, तो वो हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसीलिए सफेद हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिएगा कि मतलब यही रिएक्शन लिख दीजिएगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, इसी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवार सफेद हो जाती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल मतलब ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, पूछेगा कहीं पे, हो सकता है आपके पेपर में ना आए लेकिन आएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, पूछ लेता है हर बार। दूसरा बात, फिर इसके बाद में है विद्युतीय वियोजन या फिर तापीय वियोजन, मतलब तापीय वियोजन तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद उसमें के उष्मा के बाद क्या हो जाएगा, विद्युत वियोजन, ठीक है, विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, ठीक है। तो जब विद्युत के द्वारा वियोजन हो, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए विद्युत के द्वारा वियोजन, विद्युत के द्वारा वियोजन, जब विद्युत के द्वारा वियोजन हो तो वहां पे क्या होगा, विद्युतीय वियोजन, ठीक है। तो ये विद्युत के लिए वियोजन कैसे होता है, तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे होता है NaCl ले लीजिए, और यहाँ पे मतलब इसमें क्या कहते हैं, Na पॉजिटिव में टूट जाता है और Cl निगेटिव में टूटता है, ठीक है। ये मतलब पॉजिटिव निगेटिव अभी तो मतलब ये लिखना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्यों गलत है। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ पे देखते हैं, एक मैंने बीकर लिया, ठीक है, ऐसे एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें पानी भर दिया, ठीक है, पानी भर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें एक मतलब रॉड लगा देते हैं, ग्रेफाइट की होती है, ठीक है, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड आप पढ़े नहीं होंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक है। इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव, और ये क्या होता है, निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब ऐसे तार जुड़ा रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव जो होते हैं उसे एनोड कहते हैं, और जो निगेटिव होते हैं उसे कैथोड कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिए। यहाँ पे जो बैटरी के द्वारा इसे जोड़ा जाता है, और यहाँ पे चाबी भी लगा दीजिए, मतलब कुंजी माने की बटन, ठीक है। फिर ये परिपथ कंप्लीट कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या देखते हैं, जब यहाँ पे NaCl डाला गया, ठीक है, NaCl डाला गया, NaCl इसमें डाला गया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl माइनस, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे Na को इधर लिखा और Cl को उधर क्यों लिखा है, देखिए Cl क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन उसे कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे धनायन होगा, ठीक है, तो इसीलिए वो धनायन के पास गया, और ये जो सोडियम है इसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए है, और मतलब इसमें धनायन है और यहाँ पे ऋणायन है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसीलिए यहाँ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे Na हो जाएगा और यहाँ पे Cl हो जाएगा, ठीक है। जब वो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, यानी ऑक्सीकृत और अपचयित हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे वही रिएक्शन यहाँ पे है, ठीक है, तो यही मतलब ये विद्युतीय वियोजन हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उसके बाद एक तापीय वियोजन होता है, ठीक है, तापीय प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय ऐसे लिखा जाएगा कि कुछ भी होगा, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन क्या है, तो जब वियोजन प्रकाश के द्वारा हो, सूर्य के प्रकाश द्वारा हो, द्वारा हो, ठीक है,
सूर्य के प्रकाश द्वारा हो, तो एक मतलब प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जब हाइड्रोजन को और क्लोरीन को, ठीक है, रखते हैं तो क्या बनता है सनलाइट में, ठीक है। यस यार, सनलाइट में क्या बनेगा, एसपीएल बन जाएगा, ठीक है। 2 एसपीएल यहाँ पे कर दीजिए, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये एसपीएल बन जाता है। यानी कि एसपीएल का निर्माण कैसे होता है, जब क्लोरीन गैस को और हाइड्रोजन को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये एसपीएल गैस बन जाता है। एक एग्जांपल बता दूं आपको, जब एथिलीन जो मतलब बेहोश करने की काम आता है, जब उसमें वो सूर्य के प्रकाश से बहुत तेजी से क्रिया कर लेता है, ठीक है, तो वो फास्जीन बना लेता है। यानी कि एथिलीन तो सुंघाने के लिए होता है, सुलाने के लिए, लेकिन फास्जीन जो होता है वो भी सुलाता है, लेकिन एथिलीन थोड़े समय के लिए, फास्जीन हमेशा के लिए सुला देता है, ठीक है। तो वही मतलब यहाँ पे देख लीजिए, ये एक प्रकार के वियोजन हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद भी दो विस्थापन स्थापन क्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन, ठीक है। तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो इसके अनुसार इसका ले लीजिए, फिर इसके बाद देखेंगे। फिर इसके बाद अब वियोजन यानी कि वो क्या कहते हैं, ये संयोजन और वियोजन क्रिया को हमने पढ़ा। फिर इसके बाद अब विस्थापन क्रिया भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। विस्थापन क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि विस्थापन क्रिया आखिर होता क्या है, ठीक है। तो विस्थापन क्रिया को पढ़ने के लिए यहाँ पे देखते हैं, दो रिएक्शन तो पढ़, दो मतलब टाइप पढ़ लिया इसके। अब तीसरा टाइप में क्या हमें पढ़ना है, तीसरे टाइप में हमें पढ़ना है क्या, देखिए विस्थापन क्रिया एक होती है, ठीक है। विस्थापन क्रिया यानी कि विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि मार के खदेड़ दे रहा है, यही समझ लीजिए, ठीक है। तो विस्थापन क्रिया यही एक क्रिया होती है कि मतलब जब दो या दो से अधिक, यानी कि मतलब जो अभिकारक होंगे और मतलब प्रबल जो होगा शक्तिशाली मेरी तरह से, तो वो उसे मतलब कमजोर को भगा देगा वहां से, ठीक है। तो वही विस्थापन क्रिया में होता है। विस्थापन क्रिया दो प्रकार से होती है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है। तो एकल विस्थापन क्रिया किसे कहेंगे, तो जब एक, देखिए एक इससे विस्थापन क्रिया को पढ़ने से पहले एक मतलब सक्रियता श्रेणी होती है, उसे पहले जान लीजिए, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी कैसे होती है, मतलब एक लंबी सी श्रेणी होती है, आप पूछ रहे होंगे कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो मैं किस लिए हूँ, याद कराने के लिए, ठीक है। याद कराएंगे बिस ट्रिक से, ठीक है। तो एक ट्रिक होती है, ठीक है, ट्रिक। भाई मैं एक ट्रिक बना हूँ, ये आपको पसंद है या ना आए मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो अब ट्रिक लिख लेते हैं, लिख ले पहले तो बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिक मतलब यहाँ तक है, फिर इसके बाद भी है। मतलब ये इतने याद कर लीजिए, इतने में ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर फेरिक यानी कि लोहा, प्लेटिनम, फिर Hg, फिर Hg, फिर Ag, फिर Au, ठीक है। तो ये है। अब इनकी मतलब सक्रियता श्रेणी, इसकी सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम, इससे उसकी कम, इससे इससे, मतलब यही होते हैं, ठीक है। तो जो शक्तिशाली होगा वही दूसरे को विस्थापित करेगा, ठीक है। तो विस्थापन क्रिया के लिए अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए विस्थापन क्रिया डाल लेते हैं। विस्थापन क्रिया, ठीक है, इसे अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो विस्थापन क्रिया की होती क्या है ये समझ लीजिए, ठीक है। विस्थापन क्रिया में इसकी परिभाषा की बात कर रहा हूँ। जब विस्थापन क्रिया होती है, इसमें जब कोई प्रबल प्रबल तत्व या धातु या कुछ भी कह लीजिए, जब कोई प्रबल अभिकारक किसी अभिकारक को हटाकर उसकी जगह पे खुद व्यवस्थित हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, विस्थापन क्रिया कहेंगे, ठीक है। तो विस्थापन क्रिया यही होता है कि प्रबल यानी कि ये जो पोटेशियम जो है इन सबको हटा सकता है, ठीक है। और सोडियम जो है इन उसके नीचे के सभी को हटा सकता है, पोटेशियम को नहीं हटा सकता, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, विस्थापन क्रिया के लिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो पोटेशियम है एक, और यहाँ पे क्या है Na है, ठीक है, NaOH है, क्षार है, ठीक है।
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसे विस्थापित कर देगा, यानी KOH हो जाएगा और Na इधर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसे विस्थापित कर दिया, ठीक है। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है ये शायद 19 होता है, ठीक है। पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है, 19 होता है। सोडियम का 11, ऑक्सीजन का 6, हाइड्रोजन का 1, आप जानते होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब और भी मतलब बहुत सारे मतलब रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। तो उसके लिए आपको जब टेस्ट लेंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक है। ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया एक होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि जब एक प्रबल क्या कहते हैं, मतलब जब उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या कहते हैं, क्या होता है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल कोई भी ले लीजिए, ठीक है। वैसे मतलब जनरली कोई भी ले लीजिए, ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है। CaSO4, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद मान लीजिए कोई और ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद MgCO3 ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम जो है इसकी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3 प्लस MgSO4, ठीक है। MgSO4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम ने इसको मैग्नीशियम को हटा दिया, यानी कि इसने अपना इसमें आयनों का आदान प्रदान हो गया, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला आया, ठीक है। तो ये मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी होता है, ठीक है। तो उसको भी जानने चलिए। जब उष्मा दी जाती है तो वो इंडोथर्मिक होता है, यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है वह उष्मा अवशोषी अभिक्रिया होती है, और जो जिसमें उष्मा का मतलब ढेर सारा उष्मा निकलता है वो इंडोथर्मिक मतलब एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस ऊर्जा निकलता है, ठीक है। ऊर्जा निकलता है, यानी कि जब कार्बन को जलाते हैं तो ऊर्जा नहीं निकलता है, तो वही वाला। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। उष्मा क्षेपी, ये हो जाएगा उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी, ठीक है। उष्मा क्षेपी हो जाएगा। और जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा वहां पे उष्मा शोषी क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ठीक है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीजन का योग होना ऑक्सीडेशन, और देखिए यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, अंग्रेजी नहीं, ठीक है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। या ऑक्सीकरण या क्या होगा, उपचयन, अपचयन होगा। यहाँ पे अपचयन, ऑक्सीकरण और होगा, ठीक है। देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहेंगे, इसे अंग्रेजी में रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को बता देते हैं। जब ऑक्सीजन का योग होता है तो वहां पे ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का त्याग हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कंस्टेंट के लिए यही है कि मतलब ऑक्सीजन का योग होगा तो ऑक्सीडेशन, और या फिर हाइड्रोजन का हाथ से होगा तब भी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग, ठीक है। ऑक्सीजन यानी कि O का योग या हाइड्रोजन का त्याग, ठीक है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का त्याग क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद रिडक्शन क्या होता है, मतलब क्या कहते हैं यार, रिडक्शन यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया यानी कि क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का हाथ से हो या फिर हाइड्रोजन का योग हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जिसमें ऑक्सीकरण, इसी के लिए क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अपचयन, अपचयन
अपक्रिया, ठीक है। अपचयन अपक्रिया यानी कि इसमें ऑक्सीजन का हार यानी कि हाइड्रोजन, इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का हार यानी कि हार ऑक्सीजन का त्याग, ठीक है। ये रिडक्शन अपचयन, रिडक्शन यानी अपचयन अपक्रिया हो गया, ठीक है। और जब दोनों में यानी कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया होती है तो उसे एक और अन्य नाम से कहते हैं रेडॉक्स, ठीक है। RADOX, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन अभी जब मतलब लाइव टेस्ट कराएंगे तो वहां पे सारे डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन ये हो गया, थोड़ा थोड़ा मतलब ये जाने रही कि क्या क्या होता है, फिर भी जब टेस्ट में करेंगे तो एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये अपचयन अपक्रिया है, ठीक है। अब रासायनिक अपक्रिया के मतलब अनुप्रयोग, मतलब रासायनिक अपक्रिया से मतलब कहाँ कहाँ पे होते हैं दैनिक जीवन में, उसको उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया, तो रासायनिक अपक्रिया 2-3 जगहों पे होती है। एक जगह पे मतलब संक्षारण के लिए होता है, ठीक है। संक्षारण, कोरिजन जिसे कहते हैं, संक्षारण, संक्षारण, ठीक है। कोरिजन तो मतलब जहाँ पे मतलब नमी, देखिए जब नमी और, बस समझते चलिए थोड़ा सा वही बस, और कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि नमी और वायु की उपस्थिति में जब धातु मतलब अपना अपक्रिया करके वियोजित मतलब टूट कर मूर्छा लग जाता है, जैसे लोहे में मूर्छा लग जाता है, ठीक है। तो लोहे में मूर्छा लगना क्या है, रासायनिक अपक्रिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए रंग का परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए रासायनिक अपक्रिया है। बताया है कि ऑक्सीजन का मतलब गैस का निकलना या फिर अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ये सब रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण है, ठीक है। तो संक्षारण में जब वायु, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में कोई धातु आ जाती है तो उससे अपक्रिया करके वह अपने आप को संक्षारित कर लेती है, ठीक है। और यही क्रिया संक्षारण कहलाती है, ठीक है। आप ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि लोहे में जंग लगना, ठीक है। लोहे में जंग लगना, ठीक है। लोहे में जंग लगना, यही मतलब उसका ही उदाहरण संक्षारण का, ठीक है। तो संक्षारण ये बस यही है कि संक्षारण पूछेगा किसे कहते हैं तो आप बता दीजिएगा वही। और लोहे में जंग लगना किसके कारण होता है, तो संक्षारण के कारण, 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद विकृति, विकृत गंधिता एक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या है, तो विकृत गंधिता मतलब विकृत बदबू यही सब होता है, ठीक है। यानी कि कोई मतलब मिठाई आ गया आपके घर में, ठीक है, और आप चोरी करके ले जाके लुकवा दे कहीं पे, ठीक है। और फिर बाद में क्या पता चला कि भूल गए कि पता नहीं कहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। फिर वो जब मतलब कुछ दिन तक वैसे पड़ा रहेगा तो उसमें से बदबू आने लगेंगे, ठीक है। यानी कि वो विकृत हो जाएगा, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। तो समझने के लिए यही है, उसको बचाने के लिए, यानी कि विकृत विकृत होने से बचाने के लिए देखिए आप वो क्या कहते हैं, मिठाई लेते हैं तो उस पर एल्युमिनियम की परत चढ़ी होती है ना, हाँ चढ़ी होती है। कुरकुरे लेते हैं तो कुरकुरे जब लेते हैं तो उसमें मतलब एक गैस भरा होता है, कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस। देखिए अक्रिय गैस वहां पे भरा होता है। हीलियम इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि हीलियम हल्का होता है और महंगा भी होता है। नाइट्रोजन को आसानी से भर देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है उसमें। और हाइड्रोजन मतलब बता देते हैं कि हीलियम गैस कहाँ पे भरा जाता है। तो हीलियम गैस जो होता है वो एरोप्लेन शो होती जाता है, उसके व्हील्स यानी टायर में हीलियम गैस भरा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए कुरकुरे आदि को मतलब उसमें गैस भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, अक्रिय गैस, जिससे मतलब वो अक्रिया ना करके कुछ दिन तक बना रहे यानी संचारित ना हो, विकृत गंधिता उसमें ना हो, ठीक है। उसके लिए एल्युमिनियम की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। और मतलब बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उन सभी को देखा जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक और भी इसमें से आते हैं, मतलब बहुत सारे बहुत कुछ होता है, ठीक है। उसके बारे में एकदम डिटेल में बात होगा, ठीक है, जब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ये तो अपना मतलब थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए है, क्योंकि मतलब मेन तो वही रहेगा जब आपसे लाइव में क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो आज शाम को लाइव आना है 8 बजे, ठीक है। तो 8 बजे आज शाम को लाइव आना है, और लाइव आके मतलब जुड़िएगा और सबको मतलब वो करिएगा, ठीक है। तो अब बात बस यही मिटा देते हैं, फिर लाइव यहीं पे आना है, ठीक है। तो बस तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो को मतलब थोड़ा सा समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया है
अगर आप लॉन्ग में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा SR क्लासेस, ठीक है, SR क्लासेस सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको मतलब सारे के सारे मिल जाएंगे। या फिर आप लर्न एंड शेयर नाम का एक चैनल है, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा ज्ञानोदय के गुरु जी। मतलब ये सारे बहुत सारे, पंकज स्टडी सेंटर, मतलब बहुत सारे हैं जो मतलब बढ़िया बढ़िया हैं। वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं। अगले साल हो सकता है कुछ हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हम तैयारी ही थी, मतलब टेस्ट लेना चाहते हैं आपका, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराना चाहते हैं, ना कि ये सब पोथी पत्र रटाना चाहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए शाम को मिलते हैं, ठीक है, लाइव में टेस्ट देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।